हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने पीवाईक्यूज आए हैं इस यूनिट से वो देखेंगे। उसके बाद फोरम का ही एक टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह करने हैं, और जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचेंगे उसे नोट से कवर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स, कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, और कह रहे हैं इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है टेंजिबल और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, इंटेंजिबल का मतलब ही वो होता है जिसे छू नहीं सकते। सिंपल सी चीज़ ये है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि हमें बाद में कोई वैल्यू प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रांड रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको शूज़ लेने हैं, आप आपके सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि पूमा, नाइकी, ठीक है, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। तो ये ब्रांड वैल्यू बनाई है उन ब्रांड्स ने। इनके अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं लोग। बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को, बास्केटबॉल प्लेयर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो प्रमोट करें, उनके शूज़ पहनकर खेले गेम। सो वो इतना हैवी इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि इन ब्रांड्स का नाम, उनके ब्रांड्स का नाम हर एक घर में पहुंच जाए, ताकि जब भी उन्हें शूज़ खरीदना हो तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या है कि ओके ठीक है, पूमा का लेना है या नाइकी का लेना है या एडिडास का लेना है। कपड़े कहाँ से लेने हैं, ज़ारा से लेने हैं, प्रीमियम कपड़े लेने हैं, सोन सोन। ठीक है, सो ये एक इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। अभी ये कहीं इन्वेंट्री में तो आपको दिखेगा नहीं रखा हुआ। इट्स लाइक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट। एक इनविजिबल सी चीज है, ब्रांड बन गया है, एक नाम बन गया है। सो इसी चीज को हम कहते हैं इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ब्रांड रिकॉग्निशन एक इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो भी आपका दुकान उकान में सामान रखा होता है, शोरूम में जाते हो आप, कपड़े वपड़े रखे हैं, इन्वेंट्री है। किसी भी दवाइयों की दुकान पर आप चले जाओगे, दवाई रखी है, मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ रखी है, इन्वेंट्री है। तो ये तो टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। जो भी सामान आपने ला के रखा हुआ है, किसी लाला ने कोई दुकान में सामान ला के रखा हुआ है बेचने के लिए, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट है। बट कैसा इन्वेस्टमेंट है, टेंजिबल, उसे आप छू सकते हो। गलत हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, यस, ये सारे क्या है, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो ओनली थ्री। ओके, थोड़ी ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यूपीएससी में हमने देखा है, अच्छा ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है, ठीक है। यूपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें ये सारी ट्रिक्स नहीं चलती हैं, इनकी अलग होती हैं। अभी यूपीएससी में जो हमने एक ट्रेंड देखा है, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होता है, ओनली वन या फिर ओनली, ओ सॉरी, ऑल फोर, इनकी प्रोबेबिलिटी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10% होती है। ठीक है, बस इतनी होती है। ये हार्डली आपको इस तरह का आंसर देखने को मिलेगा कि ठीक है ओनली वन आ गया आंसर या फिर ऑल फोर आ गया पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। मैक्सिमम हमने क्या देखा है कि अगर 4 स्टेटमेंट है तो ओनली 2 या ओनली 3 आंसर होगा। सो हम लोग 50-50 पे तो आ गए हैं कि ठीक है ओनली 2 या ओनली 3 ही होगा। जहां पर सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, वहां पर जनरली हम क्या देखते हैं कि ओनली 2 आंसर आ जाता है। मोर देन 50% केसेस में आपको अगर 3 स्टेटमेंट है तो कोई भी 2 स्टेटमेंट वहाँ पर ठीक होते हैं, कोई एक ही स्टेटमेंट गलत होता है। मोर देन 50% केसेस में ये होता है। और 4 वाले में मैंने आपको बता दिया है, तो 2 सही होंगे 4 में से या फिर 3 सही होंगे। इसी तरह जहाँ 5 स्टेटमेंट आते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर जनरली 3 स्टेटमेंट आपके ठीक होते हैं। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें थी। आप लोग जब भी पीवाईक्यूज करोगे इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन्स। इनके बारे में ये कह रहे हैं, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स।
ओके ठीक है, ये करंट अफेयर से इंस्पायर्ड टॉपिक था। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन। तो ये तो हर किसी को पता था हम लोग को कि ये ब्लॉकचेन पर ही एग्जिस्ट करता है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नाउ 3 स्टेटमेंट है। सिंस अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं? 2 स्टेटमेंट, या तो 1 एंड 2 हो सकता है, 1 एंड 3 हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं होंगे, ये हमें पता है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत कॉमन देखी गई है यूपीएससी में, जब भी इस तरह के देयरफॉर, व्हाइल, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एडजॉइनिंग वर्ड्स, कि 2 सेंटेंसेस को जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाले स्टेटमेंट जनरली गलत मिलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा 70 टू 80% केसेस में, ये आपको बहुत बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन में, कि जहां भी 2 स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि एग्जामिनर के पास भी ना जो स्टेटमेंट है उसे गलत बनाने के कुछ ही तरीके होते हैं। फैक्ट गलत प्रोवाइड कर दे, फैक्ट तो इस वाले क्वेश्चन में था नहीं ऐसा कोई, ठीक है। डायरेक्शंस अगर क्वेश्चन में है तो वो गलत दे दे, ठीक है। कोई बॉडी देनी है क्वेश्चन में, कोई अथॉरिटी का नाम देना है, वो गलत दे दे, नोट लगा दे, या फिर इस तरह के एडजॉइनिंग वर्ड्स का यूज कर ले, वाइल, ठीक है, एंड देयरफॉर लगा के आगे लिख दे कुछ। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर ले, एंड कह दे ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो ये चीजें जनरली गलत है, गलत होती है। ओके, सिंस, ठीक है, इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि 1 एंड 2 है। अब देख लेते हैं ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखो, नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं आपके, जो पेंटिंग्स वेंटिंग्स होती है ना, ये डिजिटल आइटम होते हैं, जैसे पेंटिंग्स, ट्वीट, गेम आइटम्स। आपने देखा होगा बहुत सारी बंदर बंदर की फोटोज बिकी थी मिलियन मिलियन डॉलर्स में। तो वही नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं। मतलब आपके पास कोई पेंटिंग है, आपने उसका एक टोकन बना दिया कि ये मेरी ओरिजिनल पेंटिंग मेरे पास है ये वाली, और वहां पर आपने एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, उस पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो पहचान हो जाएगी कि वो आप ही का है ना। जैसे आपके पास विराट कोहली का ऑटोग्राफ है, ठीक है, वो यूनिक है, तो आपने उसका ऐसे फोटो लिया और वो आपने वहां पर अपलोड कर दी कि किसी को खरीदना है क्या। सिंपली लोग इस पे बिड करेंगे, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी आप उसे बेच दोगे। उसके बाद ये ऑटोग्राफ आप उसे भेज दोगे, उसे सेंड कर दो कि हाँ ये मेरे पास ओरिजिनल ऑटोग्राफ था, ये लो, आप ले लो, दैट्स इट। अब आपके पास विराट कोहली का ऑटोग्राफ है, मेरे पास नॉर्मल एमआरएफ का बैट है। आपके पास ऑटोग्राफ, जिस पे ऑटोग्राफ का रखा है विराट कोहली ने, वो बैट है, और मेरे पास सिंपल एक एमआरएफ का बैट है। क्या मैं इन दोनों की वैल्यू सेम लगा सकता हूँ? है दोनों बैट ही, सेम ही बैट है एमआरएफ के, बट क्या इन दोनों की वैल्यू अब सेम होगी? नहीं, इन दोनों की डिफरेंट वैल्यू होगी। आप इस एमआरएफ के बैट के बदले दूसरे एमआरएफ के बैट को नहीं खरीद सकते हो। इसीलिए इन्हें नॉन फंजेबल टोकन्स कहा गया है, कि इन्हें आप इजीली बांट नहीं सकते। जैसे आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, तो आप उसके बदले 10 रुपए का एक सिक्का भी तो ले सकते हो, फंजेबल है ये, सेम सी चीज है। बट यहाँ पर नहीं होती है ऐसी चीजें, इसीलिए इसे नॉन फंजेबल चीज कहा गया। तो नॉन फंजेबल टोकन्स को इक्विवेलेंसी पर एक्सचेंज नहीं किया जा सकता।
दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। जो भी फंजेबल चीज़ें नहीं होती उन्हें हम जनरली कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर 1 एंड 2 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अदर थिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। कहने डिमांड कब इंक्रीज होगी किसी भी गुड की? तो ये तो इजी है, कह रहे हैं प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीज, सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाए। एग्जांपल लेते हैं, टाटा की एक कार है, एक मारुति की कार है, ठीक है। इसके रेट 10 लाख थे, दोनों में सेम फीचर्स है, दोनों में 10 लाख है, कंपटीशन चल रहा था। अभी मारुति ने क्या किया कि इसी कार के रेट 15 लाख कर दिया, फीचर सेम है। आप कौन सी कार खरीदोगे? आप टाटा पर जाओगे। तो अगर सब्सटीट्यूट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, मारुति के जैसे इंक्रीज हो गई, सब्सटीट्यूट था टाटा का, तो टाटा की कार की बिक्री बढ़ जाएगी। सब्सटीट्यूट के प्राइस इंक्रीज हुए, टाटा की बिक्री बढ़ गई, तो यस ये तो ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, सपोज करो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए, जैसे ही पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कार की जो बिक्री होती है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बार आपने सुना होगा कि हाथी को खरीदना बहुत आसान है, पालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो मतलब उसे रोज खिलाना विलाना पड़ेगा वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमेशा डिमांड ऑफ गुड कम हो जाती है। अगर इंफीरियर गुड है एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो हम लोग हमेशा कुछ अच्छी चीज़ खरीदने के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में आप लोगों ने कुटकुट खाई होगी, आज हम लोग कुटकुट खाते हैं क्या? नहीं। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे आ गए थे, उसके बाद 5 रुपए का OYS खाने लगते थे हम लोग, थोड़ा और आ गए हैं तो आजकल चिप्स एंड कुरकुरे खा रहे हैं। द थिंग इज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना हम लोगों की, तो हम लोग इन्फीरियर गुड्स की डिमांड नहीं करते। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मेक श्योर दिस थिंग। तो ये चीज़ भी गलत है। 2 गलत कर दो, 3 गलत कर दो, आंसर आ जाएगा वैसे ही 1 एंड 4। अगर प्राइस फॉल होता है, किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। किंडर जॉय 30-40 रुपए का है, 35-40 रुपए का, ठीक है। अब इसकी डिमांड अभी इसके प्राइस कम कर दो, 20 रुपए कर दो या 10 रुपए कर दो, तो इसकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत सही एग्जांपल है, जैसे अनियन है, ठीक है, बीच में बहुत महंगे हो जाते हैं ये। सपोज करो ये 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो अब अनियन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर पे चाहिए ही होती है, प्याज। अब घर वाले क्या करते हैं? ले लेंगे, बट 200 रुपए का है, लेना तो पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, प्याज नहीं डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा सब्जी बनाने में या खाने में, तो लेना तो पड़ेगा। बट अब क्या होगा कि चल यार 1 किलो ही दे दे, थोड़ा कम खा लेंगे। बट अगर यही अनियन 100 रुपए में 5 किलो मिलने लगे, तो इसकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है कि हाँ भाई 100 रुपए का ही देते, 5 किलो देते, रखा रहेगा, यूज होता रहेगा। तो जब भी प्राइस ड्रॉप होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। दैट्स एन इजी क्वेश्चन। 2021, ठीक है। चलो 2021 में एक और क्वेश्चन आया, मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है। अब ये क्या क्या कह रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कब होगा? तो मनी मल्टीप्लायर का या फिर मनी को इंक्रीज करने का सिंपल सा तरीका है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा दे दो, मनी मल्टीप्लायर खुद ब खुद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक ज़्यादा लैंड करेगा और मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। अभी हम लोग यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, यू शुड नो दिस। तो
मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? सिंपली कि पैसा बैंक के पास है, बैंक ज़्यादा लैंड कर रहा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, वो पैसा घूम के फिर बैंक के पास आ रहा है, बैंक उसे ही वापस से लैंड कर रहा है। मतलब जो 100 रुपये है ना, एक्चुअली में जो बैंक के पास इनिशियल में आए थे, वो लैंडिंग करते करते इसी 100 रुपये को 500-600 रुपये बना चुके हैं, 600 रुपये लैंड कर चुके हैं। दैट्स मनी मल्टीप्लायर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बैंक के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ये है CRR। तो अगर आप CRR बढ़ा दोगे तो बैंक के पास लैंडिंग के लिए कम पैसा जाएगा। CRR क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी होती है जो कि RBI के पास जमा करती है बैंक। तो ये तो गलत है, कम होनी चाहिए थी। SLR, SLR भी कम होनी चाहिए थी। डी ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इट डजेंट मीन्स कि मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा होगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर में पॉपुलेशन अगर इंक्रीज भी हो रही है ना, तो आपको वो जो पैसा है, अगर वो पॉपुलेशन पैसा कमाएगी तो वो बैंक में डालना चाहिए। फाइनेंशियल कंसोलिडेशन होना चाहिए, ठीक है। बैंक में पैसा जाना चाहिए, तभी तो बैंक लैंड करेगा और वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको इकोनॉमी में दिखेगा। तो ये डायरेक्टली इसका ये कोई मतलब नहीं है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अगर बैंकिंग हैबिट बढ़ रही है, बैंक के पास पैसा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक ज़्यादा लैंड करेगा और मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। पांचवा, 2021 में इस वाली यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तो आप क्या करोगे? रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले और अपने बिजनेस में लगाए, इसके लिए इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंड ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट अगर स्पेंड ज़्यादा करेगा, लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग थोड़ा ज़्यादा खर्च करेंगे, लोगों की जेब में पैसा कैसा आएगा? गवर्नमेंट को टैक्स कम कर देना चाहिए। इसी तरह से इसी तरह के कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। देख लो कहाँ पर है। टैक्स रेट कट होने चाहिए और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नहीं। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दोगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, ये तो दिक्कत वाली बात है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, हाँ ये सही है कि पब्लिक प्रोजेक्ट में आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हो, तो वो वाला पैसा किसके हाथों में जाएगा? लोगों के पास ही जाएगा, मजदूरों के पास पैसा आएगा। पब्लिक इंफ्रा अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन टैक्स रेट बढ़ाना चाहिए क्या इस टाइम पर? नहीं, रिसेशन चल रहा है, कम करो। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में रिडक्शन करना चाहिए? नहीं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इसका आंसर ओनली बी है। CPI और WPI का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन WPI। तो सही बात है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए बनाया गया है? कंज्यूमर की साइड को देखने के लिए। कंज्यूम हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि भैया रोटी कपड़ा मकान हमें टाइम पर मिलता रहे, और सबसे ज़्यादा उसमें भी क्रूशियल क्या है कि फूड वाली चीज़ है, कि यहाँ खाना तो ठीक हो, सस्ता हो। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का ही वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है। WPI में मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का रखा गया है। सही है। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। एग्जैक्टली, सही बात है। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स फ्रिक्स या फिर जो भी आप ट्रिक्स पढ़ोगे ना, वो बेसिक क्वेश्चंस में कभी नहीं लगानी है, वो हमेशा गलत जाएगी। बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक स्टेटमेंट्स, वो आपको याद ही होनी चाहिए, उसके बाद ही ट्रिक्स का काम आता है। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates। तो वो WPI नहीं है, CPI है। तो इसका आंसर 1 और 2 है। अगेन हम लोगों ने तीन तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे, एक तो दूसरा देखा था, एक हमने यहाँ छठा देख लिया। इसमें भी दो सही है, इसमें भी दो सही निकले हमारे।
ओके, 4 स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, या तो 2 होते हैं या 3 होते हैं, खैर इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं था इसका। नेक्स्ट आते हैं WPI एंड CPI के बारे में, आप लोग और भी चीज़ें पढ़ लेना एक बार। जैसे यहाँ पर WPI सिर्फ गुड्स के लिए होता है, CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर किया जाता है। कौन पब्लिश करता है? WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश कर रहा है, CPI को NSO पब्लिश कर रहा है। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर WPI आता है, CPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। पब्लिश्ड कब होते हैं? मंथली पब्लिश्ड होते हैं, ठीक है। और फूड एंड बेवरेजेस किस में ज़्यादा है? CPI में है। WPI में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। ये एक बार ये सारी चीज़ें ना देख लेना। RBI कौन सा यूज़ करता है टारगेट के लिए? तो CPI यूज़ करता है। अब ये कह रहे हैं इफ़ यू विड्रॉ ₹10,000 इन कैश फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई विल बी। मनी सप्लाई देखनी है हमें, ठीक है। तो आप M1 ही ले लो। M1 में क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट। हम लोग M1 क्यों ले रहे हैं? M1 हर किसी में होता है। M2 में भी आप M1 ही ऐड करते हो, M3 में भी M1 होता है, M4 में भी M1 होता है। हर जगह आप M1 तो ऐड करते ही हो। और इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग M1 से ही सॉल्व हो रहा है डायरेक्टली। क्या कह रहे हैं कि आपके डिमांड डिपॉजिट में कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए थे। आपने वो विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करके कहाँ जाएंगे? वो करेंसी इन सर्कुलेशन में ही तो आएंगे। तो क्या मनी सप्लाई में कोई भी चेंज हुआ? नहीं, सेम ही रही। आप ऐसा मानो कि करेंसी इन सर्कुलेशन में 100 रुपए थे। 100 रुपए पब्लिक के पास करेंसी है, ठीक है, जो सर्कुलेशन में घूम रही है ऐसी। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में जो बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 200 रुपये। अब यहाँ से इसने 50 रुपये निकाल लिए, तो अब डिमांड डिपॉजिट में पैसा कितना रह जाएगा? 150 रुपये। और ये 50 रुपये जा कहाँ रहे हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन में ही तो जा रहे हैं अब। तो 150 रुपये अब करेंसी इन सर्कुलेशन में हो गए, 150 रुपये डिमांड डिपॉजिट में हो गए। अभी भी मनी सप्लाई कितनी रह गई? 300। ऊपर भी मनी सप्लाई कितनी थी? 300। तो कोई चेंज थोड़ा ही ना हुआ है। इट मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ है। 8वां, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। ये तो हम सबको पता ही है कि परचेजिंग पावर पैरिटी इसी के लिए यूज होती है। दो कंट्रीज में सेम गुड्स कितने कितने रुपए के मिल रहे हैं, इन्हें मेजर करने के लिए ये आती है, ताकि हम समझ सके कि अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो कितना खर्चा होगा हमारा। कि यहाँ पर 1 किलो आलू 20 रुपए के आ रहे हैं, क्या पता वहाँ पर 60 के आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें मेजर करना होता है। चलो, इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मैंने क्या कहा था? जनरली अगर आप ट्विस्ट कर सकते हो तो इसी तरह की डाटा को आप ट्विस्ट कर सकते हो। तो इंडिया थर्ड पर है, पहले चाइना, फिर USA, उसके बाद इंडिया। तो ओनली वन इसका आंसर है। अगेन यहाँ पर देखो, 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है। अब 5 ईयर प्लान्स एक थीम है, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान्स आपको याद करके ही जाने हैं। 3-4 क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, यहाँ भी आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन है। दोबारा पूछ लेंगे कभी ना कभी, घूम घूम फिर कर ये लोग। फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। देखो, सेकेंड ईयर प्लान में लनोबिस मॉडल आया था, जिसमें कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी। तो यस, बेसिक एंड कैपिटल गुड्स की यहाँ पर बात हो रही थी कि हाँ ठीक है, फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज बनाएंगे, स्टील एंड मशीन इंडस्ट्रीज पर काम करेंगे, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात हो रही थी। तो यस, ये वाला तो सही है। द
fourth 5 year plan adopted objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. अब फोर्थ 5 year प्लान मतलब यहाँ पर वो इंदिरा गांधी वाले टाइम की बात हो रही है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर क्या था, हम लोग बात कर रहे थे कि रिमूव करो इनइक्वालिटी, गरीबी हटाओ, ये वाला नारा हम लोगों ने बहुत सुना होगा। तो पहले क्या फोकस था कि चलो भाई देश में वेल्थ बढ़ाओ, वेल्थ बढ़ाओ। अब क्या हो गया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है, गरीबी हटाओ वाले नारे आ गए हैं यहाँ पर। तो ये दूसरा भी सही है। द फिफ्थ 5 year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन इस तरह की चीजें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई है। और ये जो चीजें होती है ना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इस तरह की चीजें बहुत इजीली आप ट्विस्ट कर सकते हो। एंड अगेन हमने एक ट्रेंड देखा है कि तीन, अगर तीन दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स तो उनमें से दो ही सही होते हैं, तीनों सही नहीं होते हैं, 1 and 2। अभी एक और चीज आप देखोगे, स्टेटमेंट देखो 1 2 2 3 1 2 3, 1 2 2 3 1 2 3, दोनों में 1 and 2 ही आंसर मिला है आपको। पहले एक अलग ट्रेंड चल रहा था जिसमें दो वन इस तरह के ऑप्शंस आते थे ना, लाइक दो सिंगल ऑप्शन आ गए, ओनली 2 या फिर ओनली 3 आ गया, तो आंसर इन्हीं में से एक होता था। एंड इस तरह के ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। व्हेन यू एनालाइज द PYQs यू विल रियलाइज कि हाँ इस तरह के ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। एंड बहुत बार जब लोगों को ना समझ नहीं आ रहा होता कि किसे चुने, मतलब 50-50 में तो बहुत बहुत फंसते हैं, किसे चुने, तो जनरली लोग इस तरह के ट्रेंड्स पे जाके अपना आंसर टिक कराते हैं, घर पर देखते हैं तो वो सही हो जाते हैं। ऐसा नहीं 100% एक्यूरेसी आएगी, बट 60 to 70% भी आ गई तो आप तो पॉजिटिव में ही हो ना। ओके इन सारी ट्रिक्स का कब यूज करना है, जब आपकी बेसिक इन्फो कंप्लीट हो। आप बेसिक्स बिल्कुल सारे पढ़ के गए हो, आपको अच्छे से याद है, तभी ये सारी चीजें वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। अभी लैंड रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात हो रही है कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या कहा गया था। चलो, लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक मोटिव क्या था कि गरीबों में लैंड वैंड को बांटना है, ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स को भी लैंड वैंड मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव था। और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, तो अभी हम देखते हैं। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल होल्डिंग एंड नोट, ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अभी गलत है सही है नो आइडिया, बट अगर मुझे इसे मार्क करना होगा तो मैंने इसे लगा लिया है कि ठीक है मैं इसे गलत मार्क कर सकता हूँ। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ओके, टू ऑल द लैंडलेस हो सकता है, नो आइडिया। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। अब ऐसा तो ना, ऐसा नहीं सुना है हमने लैंड रिफॉर्म्स में कहीं भी, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स, किसी को भी एग्जेम्पशन दिया ही नहीं है। जब भी हमारे कोई लॉज वॉज बनते हैं ना तो इसमें हम देखते हैं जनरली कि एग्जेम्पशंस मिलते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट में भी आपका होता है, तो एक जगह कह रहे थे कि आप इस तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट कर ही नहीं सकते हो, बट वहां पर भी एक्सेप्शन था, फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन से आप कर सकते हो। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ना, जब भी आपका कोई भी लॉ वो आ रहा है, आपके कोई भी रिफॉर्म्स पास हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं। हो सकता है कि कोई अगर किसी को बिजनेस खोलना हो, फैक्ट्रीज बनानी हो, तो उसे बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत पड़े, तो उनके लिए यहाँ पर एक्सेप्शन दे सकते हैं कि हाँ यार हो सकता है कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन दिया हो। तो हमें कुछ भी नहीं पता है, बट हम ये तो मान सकते हैं कि ये गलत है। अब पहले और दूसरे में हम लोग कौन सा गलत करेंगे, तो मैं पहला वाला गलत करूंगा, तो आंसर पे हम पहुंचेंगे बी। एम भी यही था, जिसे पता है वो तो डायरेक्टली कर देगा, नहीं पता है तो इस तरह से आप आंसर पर आ सकते हो। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट connote a higher level of economic development। अब देखो ये क्वेश्चन किसका है, यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन। इससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा गया।
इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिक फर्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी बढ़नी चाहिए आपकी। आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है। और डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो भी बढ़ने चाहिए। पॉवर्टी कम होनी चाहिए, एजुकेशन बढ़नी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ये सारी चीजें डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तब कहलाती है। सिंस यू नो दिस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है, तो जब आप इसे पढ़ोगे कि ठीक है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल हो रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल हो रहा है, इसका कोई मतलब है क्या? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, यस यही है। क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर, इकोनॉमिक ग्रोथ कब अकर होगी? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ेगी? नहीं, जब कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का पूरा मतलब है आपका कि पैसा आना चाहिए किसी भी तरह से। अगर कंट्री में आपकी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है तो आपकी मतलब आपके मतलब पैसा बना रहे हो आप, सिंपल सी बात है, पैसा आ रहा है, यही मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये यहाँ कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोथ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ठीक है, हम लोग क्या पता इंपोर्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर दें। ट्रेड का मतलब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा मतलब दोनों होता है ना। तो उससे क्या हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी या पैसा ज्यादा आने लगेगा? नॉट नेसेसरीली ट्रू। इसीलिए सी इज द आंसर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 12 5 ईयर प्लान्स का? अब 12 5 ईयर प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव था? वैसे तो इसका आंसर डी है, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये अगेन वो रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि और ऑप्शंस भी बहुत मिलते जुलते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा है छोड़ दो। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इनटू अ सिग्निफिकेंट। देखो कैपिटल फॉर्मेशन वाला यहाँ पर पूछा, अब पूछ रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद भी हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट नहीं मिलता है, क्यों? वीक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है इसलिए, इलिटरेसी है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है इसलिए, या फिर हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो है? देखो अब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कंट्री में, बट तब भी आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर भी आउटपुट की बात हो रही है। इसका मतलब है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है कि आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। तो अगर ये पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो नुकसान है। यही ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटपुट नहीं आ रहा। Capital output ratio, how much capital is needed to produce 1 unit of output? If COR is high, it means you need more capital to produce the same output, मतलब less efficiency। यही मतलब होता है इसका हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का। 2013 तक का हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, मोर देन सफिशिएंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे अपना। टेस्ट में हम लोग पहले से कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। डू बाय दिस टेस्ट सीरीज, फोरम की बढ़िया है, लेनी है तो आपको खरीदो और इसके टेस्ट लगाओ, बढ़िया है ये। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर क्वेश्चन है। आई थिंक जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। तो ये कह रहे हैं कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर
की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा? जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। ये सिंपली आपको ये बताएगा कि इन्फ्लेशन कितना है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 1 है तो ये कहेगा इन्फ्लेशन है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू 1 है तो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के इक्वल ही हो जाएगी फिर तो कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई प्राइसेस में चेंज ही नहीं हुआ है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, डिफ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में। बस इसका इतना ही मतलब है। अब आप देख लो कि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या क्या ऑप्शन है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर टू द बेस ईयर। यस, यही है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ गए होंगे, इन्फ्लेशन चल रहा है भाई इकोनॉमी में, और कुछ भी मतलब नहीं है इसका। दैट्स इट। ओके, ये वाला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से फ्रेम भी किया हुआ है इन लोगों ने। कोर्स ग्रेन आर कंसिडर एज इंफीरियर गुड इन इंडिया। तो इंफीरियर गुड ठीक है, ये बाजरा वाजरा ये सारे इंफीरियर गुड माने जाते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अच्छा, हम लोगों को एक और रूल जो हम लोग यूपीएससी ने सिखाया है, इकोनॉमी और पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कि जनरली दोनों स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं सही नहीं होते। इसमें क्या रूल है, एक स्टेटमेंट सही होगा, कोई भी स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में से एक स्टेटमेंट सही होगा और एक स्टेटमेंट गलत होगा। 80% सिनेरियोज में आपको यही वाला सीन देखने को मिलेगा। दूसरा, एज पर एंगल्स लो, पता नहीं क्या है होता होगा ये वाला लो, बट आगे पढ़ते हैं। एज अ हाउस होल्ड इनकम इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ देयर इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेस। तो कह रहे हैं कि इनकम इंक्रीज हुई है तो फूड के ऊपर जो आप इनकम खर्च करोगे क्या वो डिक्रीज होगी? ये फर्स्ट सेंस में आपको गलत लगेगा। एक्चुअली में अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो आप फूड के ऊपर भी जो पैसे लगाओगे, पहले सपोज करो आप 100 रुपये का खा लेते होंगे, इनकम है आपकी 500 रुपये, आप 100 रुपये फूड वूड में खर्च करते होंगे, अब बाहर से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा और खाने लगोगे तो आप खर्चा हो जाएगा आपका, मान के चलते हैं कितना, चल इनकम आपकी 1000 रख देते हैं, अब आप फूड पे खर्चा कर रहे हो 200। पहले आपकी इनकम 500 थी तो आप फूड पे खर्चा कर रहे थे 100 रुपये, अब आप खर्चा करने लगे हो 150 रुपये, जब आपकी इनकम क्या हो गई है? 1000 रुपये हो गई है, ठीक है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, बट ये कह रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, कि इनकम एज अ परसेंटेज, मतलब जो आप पहले फूड पर जितनी परसेंटेज अपनी इनकम का खर्च करते थे वो आप क्या करने लगे हो, आप कम हो गई है। 500 रुपये जब आप कमाते थे तो 100 रुपये लगाते थे, ये था 20%। अब 1000 रुपये कमाने लगे हो तो 150 रुपये खर्च कर रहे हो, ये हो गया आपका 15%। अब देखो, एब्सोल्यूट टर्म में तो आपने बढ़ा दिया है फूड पर खर्चा, बट आपकी इनकम भी तो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो एज अ परसेंटेज वो कम हो गया है, क्योंकि दाल चावल चीनी वीनी ये तो पहले भी खाते थे ना, अब थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से खाने लगे होंगे, पिज़्ज़ा खाने लगे होंगे, कभी गोलगप्पे खा लिए, कि भाई इंक्रीज हो गई है इनकम, बस। बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं आता है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ फूड वो डिक्रीज ही होती है, तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। नाउ वन मोर थिंग, मैंने अभी कहा था आपको कि
एक स्टेटमेंट सही होता है और दूसरा गलत होता है। तो दिस पैटर्न इज यूजुअली फॉलोड बाय यूपीएससी। और आपको ये पैटर्न यूज कहाँ करना है? जब आपको आइडिया ना हो क्वेश्चन में एंड यू हैव टू मार्क द आंसर। तब किसी तरह तो कोई तो लॉजिक लगाओगे ना वहाँ पर, आंख बंद करके आंसर लगाने से बेटर है कोई ना कोई तो लॉजिक लगा रहे होगे। तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है, 80% सिनेरियोज में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट ठीक होता है, एक गलत होता है। एंड आप इस टेस्ट सीरीज में भी देखोगे बहुत जगह अप्लाई होगा। हर जगह तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, मैंने कहा है कभी भी 100% एफिशिएंसी तो आ ही नहीं सकती किसी भी ट्रिक व्रिक को लगा कर। इस वाले क्वेश्चन में भी नहीं हुआ। अभी आप बहुत सारे अलग क्वेश्चंस में देखोगे इस तरह के स्टेटमेंट में, जो ऊपर मैंने बताया आपको, इस एक स्टेटमेंट सही है एक दूसरा गलत है, ये अप्लाई होगी। सो या दीज आर ट्रिक्स जो कि हमेशा सही आपको आंसर देगी, नॉट पॉसिबल, बट हाँ आपकी 60-70% क्वेश्चंस में आपको सही आंसर दे देगी एंड दैट्स मोर देन इनफ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बस आपको बेसिक क्वेश्चंस ठीक करके आना है, वहाँ पर ट्रिक्स कोई काम नहीं करती है। ओके चलो, और जो क्वेश्चंस हैं अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा उसमें डिस्कस करते हैं।